आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक जो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक चार्ज कभी एक जगह पर रुका हुआ रहेगा और कभी मूव करेगा। जब वो एक जगह पर स्टेबल है, स्टेशनरी है, इट्स नॉट मूविंग, इट शोज सर्टेन प्रॉपर्टीज। दैट प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रिसिटी। इफ दैट चार्ज इज मूविंग then it shows different type of properties and a very large variety of properties that we will study in different properties that will be known as electric current, magnetic effect, heating effect and electromagnetic induction and so many other things. And it's a wonderful picture of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की पूरी एक दुनिया है और जब आप इस दुनिया को जानेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक्चुअली आपको पता लगेगा कि हमारे आसपास कितना कुछ हो रहा है, हमारी चीजें कैसे काम करती हैं, मोबाइल कैसे काम करता है, नेचर कैसे काम करता है। फिजिक्स आप सबको मालूम है क्या है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर ब्रांच। In this we study about electricity which we are seeing in the nature. Nature में electricity हमने कहाँ देखी है? When in the sky the clouds are going together, वहाँ पर हमने spark देखा है। That spark is electricity. हमारे घर में वायर से कनेक्शन होकर जो एनर्जी आती है जिससे हम फैन चलाते हैं, दूसरी मशीनें चलाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब और सुनिए, इस बोर्ड पर मैं चौक से लिखता हूं, ये चौक इस बोर्ड के साथ स्टिक हो जाती है। जिस चौक से मैं लिखता हूं उसके साथ पार्टिकल वापस नहीं आते, इसके साथ चिपक जाते। देयर इज ए फोर्स बिटवीन द टू, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारे बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रिसिटी, एक बोल्ट पर हम नट लगा देते हैं और वो नट उसके साथ टाइट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कितने फॉर्मेट्स हैं एंड ऑल दिस वी विल स्टडी एंड वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है इन विच वी विल स्टडी द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखिए हमारे नेचर में दो तरह की चीजें होती हैं, वन इज मैटर, वन इज रेडिएशन। ये दो से ही पूरा नेचर बना हुआ है। मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जिसके पास मास होता है, जिसकी कुछ शेप होती है, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसको हम देखते हैं और जिसको हम चलाते हैं, और जब वो चलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास मोमेंटम होता है। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक गोली चलकर जाती है, उसके पास क्या है? मास है, उसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, उस एनर्जी से जाकर वो किसी को हिट कर सकती है, वहां पर कुछ ना कुछ वो वर्क करेगी, एनर्जी देगी, और गोली क्या है? मैटर। लेकिन जब हम एक लेजर भेजते हैं, लेजर की एक रे वो भी बड़ी फास्ट जाती है और जाकर जहां पर वो हिट करती है
वहां पर भी वो वर्क करती है, एनर्जी देती है। तो जो रेडिएशन है नेचर का दूसरा पार्ट, वो भी वर्क करता है, लेकिन उसके पास कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके पास क्या होती हैं? वेव्स। वो कैसे जाता है? वेव्स में चल के जाता है, जैसे सन से लाइट की वेव्स आती हैं, ये रेडिएशन। कहीं पर हीट का सोर्स है, हम यहां हाथ रखते हैं, हीट यहां पर आती है वेव से चल के। देयर इज नो मैटर जिसके पास मास मोमेंटम हो, ऐसी चीज नहीं है। उसके पास क्या है? वेव्स हैं। उसके पास कुछ वाइब्रेशंस हैं, विच वी विल स्टडी, कि वो कौन से वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, दैट वी विल स्टडी। पर उसके पास गोली जैसा मटेरियल नहीं है। ये सब क्या होते हैं? रेडिएशन। तो रेडिएशन के एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हैं, सन से जो धूप आती है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है, हमारे बर्नर से जो हीट आती है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है, हमारे मोबाइल में जो एनर्जी आती है और घंटी बजती है वो रेडिएशन है। इस तरह से इस दुनिया में रेडिएशन भी एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा क्या है? मटेरियल, जो हमको अपने चारों तरफ दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों की स्टडी ही फिजिक्स है। अब इसमें हम मटेरियल की, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। मैटर के पास एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, नेचर ने उसको दी है, रेडिएशन को भी दी है। नेचर के लिए दोनों नेचर के ही बच्चे हैं। जो प्रॉपर्टीज उसने मैटर को दी है, वो प्रॉपर्टी उसने रेडिएशन को भी दी है, उतनी ताकत उसको भी दी है। एंड दिस वी विल स्टडी व्हेन वी कम टू एडवांस्ड लेक्चर्स। ओके, 12th में ही उसको पढ़ेंगे, दैट मैटर एंड रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। फिलहाल हम लोग मैटर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज दैट ए मैटर इज कैपेबल टू अप्लाई फोर्स। अप्लाई फोर्स मतलब क्या है? किसी चीज को पुश कर देना, किसी चीज को पुश करना। ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको हाथ लगाया और ऐसे पुश किया, इसको पुश कर रहा हूं मैं, ये पुश किया। तो ये पुश करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया। तो मैटर, हर चीज मैटर फोर्स लगा सकता है। फोर्स क्यों लगाता है? उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो वो फोर्स लगा सकता है? तो उसको हमने क्लासिफाई किया। मैटर के पास हमने देखा वो दो तरह के फोर्स लगाता है मैटर। वी हैव सीन सो मेनी फोर्सेस इन द नेचर, एंड वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फोर्सेस, seeing that there is one source of force which is giving all type of forces, and we are still searching that one source. We could not get it. So far we have divided forces into 4 type of forces, and you all know that, you all have studied that. One is gravitational force, other is electromagnetic force. Then there are 2 forces, strong nuclear and weak nuclear force. Strong nuclear force and weak nuclear force are found inside the nucleus, short range forces. But gravitational force and electrostatic force are long range force, बहुत दूर तक काम करते हैं, and these forces are the one which we see in our day to day life in nature, because they are लॉन्ग डिस्टेंस, तो किसी भी डिस्टेंस पर वो काम करते हैं, इसलिए वो हमको दिखते हैं। दोज आर विजिबल, दोज आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, और जो छोटे होते हैं माइक्रो अंदर। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, हमने देखा ये मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, देयर आर सो मेनी टाइप्स, बट basically there are only 2 type of forces, and all the other forces are made by these forces. जैसा मैंने आपको बताया कि एक बोर्ड को, चौक के पार्टिकल्स को इसने पकड़कर रखा है, तो इस फोर्स को हम एक नाम देंगे। जब हम साइकिल मूव करते हैं तो अर्थ हमारे साइकिल को पकड़ती है, साइकिल स्लो हो जाती है, उसको हमने फ्रिक्शन का नाम दिया। In this way we have given name to many forces, but when we go to the root cause of the force, we find there are only 2 type of forces. One is gravitational and one is electromagnetic or electrical force. Now
We want to know the reason why there are two type of forces matter can give. So we found that there are two properties which can give two type of forces to the matter. Gravitation is the force, but the property due to which this force is applied is mass. Mass. Anything which has mass can apply gravitational force. तो ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए. ओके, दैट इज वन प्रॉपर्टी. एनीथिंग विच हैज गॉट मास will apply gravitational force, and that is the reason of this universe being balanced and stable. सन हर प्लैनेट पे फोर्स लगाता है. कौन सा? ग्रेविटेशनल. इस तरह से डिफरेंट गैलेक्सीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं. There are so many millions of galaxies in the universe, and all are applying gravitational force on each other, and the universe is balanced. So that is gravitational force, and what is cause of that? Mass. तो हर एक के पास क्या चीज है? मास है. That is why it can apply gravitational force. So we were happy कि हमको फोर्स का रीजन पता लगा, और वो रीजन क्या है? मास. ठीक. अब मैंने यहां पर इसको छोड़ा, ये नीचे गिर गया. क्यों? क्योंकि अर्थ नीचे बहुत बड़ी है, अर्थ के पास मास है, एंड अर्थ विल अट्रैक्ट इट, इट विल गो टुवर्ड्स अर्थ. राइट. तो उसके कारण ही अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है. दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, एंड देयर इज नो अदर बॉडी इन अवर पेरिफेरी विच इज larger or which is having more weight than the earth. तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है. अब हमने एक चीज देखी कि मैंने एक चौक ली और उस चौक को बोर्ड पर लगाया. उसका एक पार्टिकल बोर्ड के कांटेक्ट में आया, बोर्ड ने उसको पकड़ लिया. अब मैंने चौक हटाई, वो पार्टिकल ऑफ द चॉक दैट स्टिक्स विद द बोर्ड, क्या उसको अर्थ नहीं खींच रही? अर्थ खींच रही है. क्यों नहीं गिरता? दिस कम्स टू अवर माइंड कि क्यों नहीं गिरता. तो जब हम सोचते हैं, वी थिंक देयर हैज टू बी अनदर फोर्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चौक पर अर्थ के जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता. अर्थ इज टू लार्ज, बोर्ड बहुत छोटी है. तो फिर इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स है जो इसको स्टिक करा देता है? देयर हैज टू बी सम फोर्स. अब अगर कोई ऐसा फोर्स है तो उसका कुछ सोर्स भी होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी मैटर में होगी जो उस फोर्स को बनाती है. जैसे मास किसको बनाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसने इस चौक को इस बोर्ड के साथ क्लिंग करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है? उसी तरह से हमने देखा, दूसरे तरह की और भी हमने प्रॉपर्टीज देखी. चीजें चमकती हैं, बल्ब जलाते हैं, बल्ब चमकता है. जब बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो ये ऐसा चले और उनके बीच में कुछ चमकता है, वहां पर एनर्जी आती है. ये फिनोमिना जो हमने देखे, और ये जो क्लिंग वाला फिनोमिना देखा कि ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, इसने हमको कंपेल किया ये सोचने के लिए कि इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला फोर्स नहीं है, एक फोर्स और है जिसने इसको पकड़ा हुआ है. छोटी सी चीज है, आप सब देखते हो. ठीक है. अब अगर मैंने एक बोल्ट लिया और बोल्ट में ऐसे नट लगाया, नट ऊपर गया, उस नट को मैंने छोड़ दिया, वो अपने आप फिसल के वापस क्यों नहीं आ गया? किसी ने उसको पकड़ के रखा. देयर इज ए फोर्स, वी कॉल इट क्लिंग. क्लिंग मतलब चिपकना. चिपकना वेरी सिंपल. गोंद को हमने एक पेपर पे लगाया और उसके नीचे दूसरा पेपर ऐसा रख दिया. अब उस पेपर के नीचे कुछ नहीं है, अर्थ उसको खींच रही है. इतनी भारी अर्थ उसको नीचे नहीं खींच पा रही, गोंद उसको पकड़ के रखी है. ऐसा क्या है गोंद में? देयर इज ए फोर्स.
तो ये सब चीजों ने हमको मजबूर किया सोचने के लिए कि एक और तरह का फोर्स होता है विच इज अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। मैटर में ये फोर्स होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगे तो हमने ये देखा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे वो चीजों को अट्रैक्ट करता है, कभी करता है और कभी नहीं करता, दोनों तरह से। तो जब ये ऑब्जेक्ट किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो मैं कहता हूं कि इसके पास ताकत आ गई है, फोर्स लगाने की ताकत। और जब नहीं करता है तो देयर इज नो फोर्स विद इट, आई विल से इट इज नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ। उसका मैंने नाम रखा चार्ज। व्हेन इट इज एबल टू पुश समथिंग, I will say it is charged. And when it is not able to push anything, I will say it is not charged. So a matter has got two states. One charged, one not charged. Charged कब होगा? जब वो फोर्स लगाएगा, और अनचार्ज्ड कब होगा? जब वो फोर्स नहीं लगाएगा। क्या ऐसा होता है? तो आंसर है यस, ऐसा होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें कुछ पेपर पीस हैं। ये एक मैटर है, इस मैटर को मैं इससे ऐसे टच कराता हूं, ये, और आप देखिए क्या इसके साथ कोई पेपर का पीस आया? नहीं आया। ये कोई पेपर का पीस नहीं आता। ठीक है, अब मैंने एक कपड़े के साथ इसको रगड़ा, पता नहीं ये कपड़ा कितना अच्छा है, बट लेट अस होप इट विल वर्क। दिखा कुछ? दिखता है? ये क्या हो गया? चार्ज्ड। दिस इज चार्ज बॉडी। और जब पहले नहीं पकड़ रहा था तब क्या था? अनचार्ज्ड। ये चार्ज मैंने कैसे बनाया? रब करके। सो रबिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज ए बॉडी। दूसरी प्रोसेस भी होंगी, दैट वी विल कम टू नो। ओके, सो अब इसके पास ये ताकत आ गई कि ये इसको खींच सकता था अपनी तरफ। सो दिस इज ए चार्ज बॉडी नाउ। अच्छा, अब ये चार्जेस हमने बनाया चार्ज बॉडी एंड वी वांटेड टू स्टडी इट। हमने स्टडी किया कि चार्जेस के पास क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो हमने देखा वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। वी वर वेरी हैप्पी। मैंने क्या किया कि इसको चार्ज किया और इसने किसी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया, लटकाया, और उसके बाद यहां पर एक बॉडी रखी, ये इसको खींचकर ऐसा चला गया। लटका हुआ था पेंडुलम जैसे, ये इसके पास ऐसा चला गया। ठीक, अब एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग मटेरियल लेके किया। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये मटेरियल लिया प्लास्टिक जैसा ये है एबोनाइट, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, अट्रैक्ट करता है। एक साइंटिस्ट ने ग्लास लिया और उसने ग्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा वो भी खींचता है। तो ये भी कैसी बॉडी बन गई? चार्ज्ड। इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इन दोनों को ऐसा धागे से लटका दिया पेंडुलम से, तो देखा ये ऐसे हो गए। व्हाट इज दैट? अट्रैक्शन। ऐसा रखा और ये ऐसे चले गए। इसका मतलब द चार्जेस आर डूइंग अट्रैक्शन। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने ये, फिर से सुनिए, ये प्लास्टिक को रब किया, इसको लटकाया, एक दूसरा प्लास्टिक का पीस लिया, उसको लटकाया, दोनों को रब करने के बाद यानी चार्ज करने के बाद लटकाया और दोनों को ऐसा रखा, देखा ये ऐसा हो गया। व्हाट इज दैट? रिपल्शन। अब वी गॉट कंफ्यूज्ड कि इलेक्ट्रिकल चार्ज अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है। हमारे पास दोनों एग्जाम्पल थे, इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज रिपेल
इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको अट्रैक्ट और रिपेल में? Yes, the material is changed. When there were similar material, there was repulsion, and when there were different material, there was attraction. अब हमको डिसाइड करना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, whether electric charge is attracting or whether it is repelling. We could not explain कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है. So finally, we were compelled to think that there are two type of charges. चार्ज एक टाइप का नहीं होता है, दो टाइप के होते हैं. And when the two bodies have got similar charges, there will be repulsion, and when the body are having opposite charges, there will be attraction. ग्लास के सामने ग्लास रखा, रिपल्शन. प्लास्टिक के सामने प्लास्टिक रखा, रिपल्शन. लेकिन ग्लास के सामने प्लास्टिक रखा, अट्रैक्शन. बड़ा सिंपल रूल बन गया. लेकिन जब तक हम दो तरह के चार्जेस नहीं सोचेंगे, तब तक ये रूल नहीं लग सकता. इसलिए मजबूर होकर हमको क्या बोलना पड़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक नहीं होता है. कितनी तरह के होते? दो तरह के होते. इसलिए चार्जेस कितने हुए? दो तरह के. उसके बाद दोनों चार्जेस का नाम रखना था. ओके, फैराडे अपना नाम रख सकते थे, फ्रैंकलिन अपना नाम रख सकते थे चार्जेस का. जैसा हमने देखा है लॉज में, गैसेस में, मटेरियल में साइंटिस्ट का नाम होता है या किसी ना किसी देवी देवता का नाम होता है. ओके, तो चार्जेस में ऐसे नाम क्यों नहीं रखे गए? तो चार्ज का बड़ा अजीब नाम रखा फ्रैंकलिन ने, प्लस और माइनस. प्लस और माइनस चार्ज क्यों रखे गए? तो प्लस और माइनस चार्ज इसलिए रखे गए कि अभी तक बाकी जितनी चीजें हम जानते थे, उन कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंबाइन करते हैं, वो दोनों एक नई चीज बनाते हैं. दो नई चीजें बनाएंगे, चार चीजें बनाएंगे, बट दे विल नॉट वैनिश फ्रॉम दिस यूनिवर्स. वो इस नेचर से गायब नहीं हो जाएंगे. क्या मतलब? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों हैं हमारे पास, हमने उसको मिला दिया, क्या बन गया? थोड़ा सा पानी, वाटर. बट दैट वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे स्टिल एग्जिस्ट इन द नेचर, हैं नेचर में. ठीक है. इसी तरह से कोई भी मटेरियल गायब नहीं होता, सिर्फ वो बदलता रहता है, लेकिन गायब नहीं होता. इलेक्ट्रिक चार्ज को देखिए, ये मैंने रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, इसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. इस ग्लास को रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, अट्रैक्ट करना शुरू किया. मैंने कहा इनकी ताकत बढ़ा देते, ऐसा इकट्ठा बांध दिया, इनको जोड़ के बांध दिया. अब उसके पास मैं ले गया, देखा नहीं खींचते, किसी को भी अलग करके देखा, अब भी नहीं खींच रहा. ये देखा, अब भी नहीं खींच रहा. इकट्ठा करके देखा, अब भी नहीं खींचा. इसको आप क्या बोलते हो कंप्यूटर में, मोबाइल में? डिलीट हो गया, यानी गायब ही हो गया, वो कहीं नहीं रहा. तो वो चार्ज गया कहां? जीरो हो गया. चार्ज क्या हो गया? जीरो. अब अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं था कि कोई भी दो चीजें मिलके जीरो हो जाती हैं. आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें ये चीज कभी नहीं आती. तो दो चीजें मिलकर जीरो होती हैं, ये कहां हो सकता है? तो आंसर है कि एक हमारी ब्रांच है एजुकेशन की जिसमें ऐसा होता है, एंड दैट ब्रांच इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हमारे पास एक नंबर है +3, एक नंबर है -3. दोनों को ऐड कर दीजिए. +3 कुछ होता है, +3. -3 भी कुछ होता है, एक डिस्टेंस होता है, ये भी डिस्टेंस होता है. दोनों को आपस में जोड़ दीजिए. इफ यू ऐड द टू, व्हाट यू विल गेट? 0. उसमें न +3 है न -3 है, कुछ भी नहीं है. इट हैज बिकम 0. सो टू एक्चुअल क्वांटिटीज व्हेन जॉइंड टुगेदर कैन बिकम 0. इट इज पॉसिबल ओनली इन मैथमेटिक्स, एंड दैट टू is possible when their sign is plus and minus. तो दो चीजें जो मिलकर जीरो हो जाएं, उनका नाम क्या होता है? एक का प्लस और एक का माइनस. ये मैथमेटिक्स का लेसन है. सेम एग्जांपल वी आर सीइंग इन द चार्जेस.
this has got charge, this has got charge, but when we join the two, the charge become 0. तो इसके लिए सबसे appropriate नाम क्या है? Plus and minus. Understand? That is why it has become plus and minus, this nomenclature, and this was done by this was done by Benjamin Franklin. तो ये एक डाटा भी आप याद रख सकते हैं. This nomenclature was done by Benjamin Franklin, and why it was done? Because it follows, it can be added to 0 like quantities which are positive and negative. Okay. अब अगर चार्ज दो तरह के होते हैं तो कौन सा चार्ज हम पहचानेंगे किसके पास है? ओके, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज ग्लास. तो इसके लिए चार्जेस को रब कर करके फैराडे ने एक सीरीज बनाई है. एक चीज, एक प्रिंसिपल ये हुआ दैट व्हेनेवर वी रब टू बॉडीज टुगेदर, बोथ बॉडीज आर गेटिंग चार्ज्ड. We rub the two, this will get charged, this will also get charged. Initially no charge, rub it, charge, charge. But this will be one type of charge, this will be other type of charge, because when we put them like this, they will have a force of attraction. That proves that they have got opposite charges. तो हमने, अच्छा, इस बॉडी को हम यहां पर ले गए, इसने पार्टिकल उठाए, इस बॉडी को पार्टिकल के पास ले गए, इसने भी उठाए, यानी दोनों कैसे हो गए? चार्ज्ड हो गए, और अट्रैक्ट करते हैं मींस अपोजिट चार्ज हो गए. सो वी मेड ए रूल, whenever there will be a rubbing, both type of charges will be generated. One body will have one type, other will have other type. अब हम प्लस और माइनस नाम कैसे रखेंगे? तो इसके लिए फैराडे ने एक सीरीज बनाई. उसमें यह था कि जब हम ग्लास को रब करते हैं तो ग्लास पर जो चार्ज आएगा, दैट चार्ज विल बी नोन एज पॉजिटिव चार्ज. यहां से स्टार्ट किया. ग्लास के पास कौन सा आएगा? पॉजिटिव. ओके. और जिस किसी के साथ हम रब करेंगे उसके पास ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव. तो इस तरह से प्लास्टिक में अपोजिट चार्ज होता है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स चार्ज ग्लास. तो प्लास्टिक में जो चार्ज आया उसका नाम हमने रखा नेगेटिव चार्ज. तो प्लास्टिक के पास नेगेटिव और ग्लास के पास पॉजिटिव. बाकी के पास ये ग्लास को मैंने क्लॉथ से रगड़ा, ग्लास के पास कौन सा आ गया? इसका नाम प्लस रखा, तो इसके पास माइनस. ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को मैंने इससे रगड़ा, इसके पास जो आया उसका नाम रखा माइनस, तो इसके पास क्या आया? प्लस. तो क्लॉथ को रगड़ने से क्लॉथ के पास कौन सा चार्ज आता है? डिपेंड्स कि हम इसको किससे रब करते हैं. ठीक है, ग्लास से रब करेंगे तो इसमें माइनस आएगा, और प्लास्टिक से करेंगे तो प्लस आएगा. ठीक है. तो किसको किसके साथ रब करने से कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी एक सीरीज बनाई गई. उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. अभी ये हिस्टोरिकल हो गई है, बट स्टिल इट हैज सर्टेन इंपॉर्टेंस. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हमको बताती है, उसमें हमने सीरियली मटेरियल को सेट कर दिया. ऊपर वाले मटेरियल को किसी से भी रब करेंगे, दोनों में जो मटेरियल ऊपर लिखा होगा दैट विल बिकम पॉजिटिव, और जो नीचे लिखा होगा दैट विल बिकम नेगेटिव. जो पहले लिखा होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और बाद में जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है. तो उस सीरीज को मैं यहां लिखता हूं, आप नोट कर लीजिए. सिंपली यू विल कम टू नो. ये सीरीज, व्हेन द टू सब्सटेंसेस आर रब टुगेदर, फॉर्मर इन द सीरीज विल बी पॉजिटिव. अब आप मुझे बताइए, इसमें प्लास्टिक और वूल ना, प्लास्टिक और सिल्क, इन दोनों को रब करेंगे, व्हाट विल बी पॉजिटिव? सिल्क विल बी पॉजिटिव. ठीक है. ग्लास एंड सिल्क, इफ यू रब द टू, yes, glass will be positive and silk will be negative. Understand? So we cannot be sure that which thing will be plus or minus unless we know with which it is being rubbed.
ठीक है, तो जैसे हम किसी लाइन के बारे में नहीं बोल सकते कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो हमेशा क्या पूछेंगे, किससे, तो दूसरी लाइन देखेंगे तो बताएंगे, लाइक दैट। ओके, बट वन थिंग वी नो, सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, ग्लास, और सबसे नीचे ऑलमोस्ट सल्फर को छोड़ दीजिए तो क्या चीज है, प्लास्टिक। इसीलिए हम ये दो एग्जांपल लेते हैं और याद रख लेते हैं दैट ग्लास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड प्लास्टिक विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, बाकी चीजें बीच में आती हैं, वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा किसको रगड़ने से क्या होगा, दैट विल बी नोन बाय दिस सीरीज। ओके, तो ये देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच वी हैव सीन। अब एक बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, how we will come to know whether body is charged or not charged. So we use a small equipment or instrument which we call as electroscope. So you must know what is an electroscope. Electroscope help. This is a metal disc, this is a metal rod, और इस रॉड के नीचे हम बड़े दो पतले पतले लीफ लटका देते हैं। दीज आर बेसिकली, दीज वेर मेड विद गोल्ड लीफ। सो नाउ इट इज वी हैव वेरी लाइट थिंग्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, उससे भी बना सकते हैं। बेसिकली इट वॉज मेड विद गोल्ड, सो इट इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो दोनों लीफ होते हैं, ये आपने देखा है सिगरेट की पन्नी होती है, या मिठाई के ऊपर में एक वो लगाते हैं ना, वर्क लगाते हैं, कितना पतला होता है, जस्ट लाइक दैट, एकदम पेपर जैसा, फाइन पेपर जैसा, मेटल का, गोल्ड का बना हुआ, ये दो लीफ हम यहां ऐसे लटका देते हैं। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप। पर ये इतने पतले होते हैं कि हवा से मूव कर सकते हैं। So to avoid disturbance by air, we put this thing in the glass. इसको हम एक ग्लास के जार में रख देते हैं। That's all. So that there is no disturbance by the air. Okay. Now, when we touch it with a particular charge, we will study after some time that charge has a tendency to move to the other body if there is a touch. Okay, that is one method of charging a body, by touching. If we transfer the charge here and the positive charge goes to all the body, this becomes plus plus plus, and there will be repulsion. Because of that repulsion, this will go like this and this will go like this. ठीक है, we don't know whether this body is charged, so I take it to an electroscope and touch it. In case they spread, then this body is charged. In case they don't spread, then it is not charged. समझ आ गया? So this is to know whether a body is charged. उसके बाद हम लोग इसको और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर मेनी थिंग्स। लाइक अभी इसको मैंने चार्ज कर दिया, नाउ आई गिव यू दिस बॉडी एंड आस्क यू, सी वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। यू हैव गिवन ग्लास चार्ज टू दिस। ग्लास आपने पहले टच किया है, यू नो इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्योंकि ग्लास टच किया था। इसको मैं ले गया और ले जाकर मैंने इसको ऐसे टच किया, टच करने से मैंने देखा ये वापस आ गए, तो इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ मिलके जीरो बना दिया। समझ आया? अच्छा, फिर से इसको मैं ले गया और मैंने टच किया, वो थोड़ा सा और फैल गए, मतलब इसके पास भी क्या है, पॉजिटिव। फिर देर आर सो मेनी अदर कंक्लूजन वी विल कम टू नो, जैसे जैसे हम और क्वालिटीज पढ़ते जाएंगे। एट मेनी प्लेसेस वी विल यूज दिस इलेक्ट्रोस्कोप एंड वी विल कीप ऑन आस्किंग। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के पास ये चीज ले गए क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद ये ले गए अब क्या इफेक्ट होगा।
So that is a point to check whether we understand things properly or not. So ये electroscope we will keep on using. ठीक. Now we come to a very important topic, and that is electron theory. अभी तक एक चीज और हम लोगों को करनी है. हम लोग ये देखते थे इन द स्काई, आकाश में जब बादल आपस में टकराते हैं, देयर इज लॉट ऑफ रबिंग, और उसमें हमको लाइट दिखती है. सो वी यूज्ड टू थिंक ये लाइट कहां से आई. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो लाइट कहां से आई. तो हमारे लिए सोचना बड़ा आसान था, कोई ना कोई लड़ रहा होगा ऊपर में, उसकी तलवार चमक रही है. इंद्र देवता ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया होगा वहां पे. सो देवी देवता तो हमारे हर चीज के रेस्क्यू में. एनीवे, साइंटिस्ट सोचते थे, साइंटिस्ट का आपने क्लास 11th में ना चैप्टर 1 में एक चीज पढ़ी है, एनीथिंग इन द नेचर वी सी, हाउ वी स्टडी इट. द आंसर इज वी ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन अवर लैब. उसी चीज को हम लैब में करके देखते और फिर हम उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करते. तो हमने क्या देखा, क्लाउड्स के बीच में स्पार्क होता है, लाइटिंग होती है. वी वांटेड टू क्रिएट द लाइट. हमने किया. कैसे किया? दो पत्थर को मारा, देखा लाइट होती है. ठीक. उसके बाद धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज बढ़ने लगी, तो मैंने देखा कि इस बॉडी को मैंने रब किया, चार्ज हो गई, ताकत आ गई, और रब किया, बहुत चार्ज हो गई. ग्लास को, फिर प्लास्टिक को खूब रब किया, वो भी बहुत चार्ज हो गया. अब क्या हुआ, दोनों में ऐसी अच्छी सी नोक बनाई, और नोक बनाकर ऐसे पास में ले जाते चले गए. जैसे ही ये एकदम पास में पहुंचा, चट से एक आवाज हुई और एक छोटा सा स्पार्क बीच में उड़ के इधर से इधर आ गया. देखा, आप लोग तो अब रोज ही देखते हो ऐसा. ठीक है, देखा है कभी? नहीं देखा है? मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है, मैं दिखाऊंगा क्लास में. अच्छा, तो ये जो स्पार्क आपने प्लग वगैरह में तो देखा होगा, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो अंदर में एक स्पार्क दिखता है. वो क्या होता है, एक तरफ एक चार्ज, एक तरफ दूसरा चार्ज ब्रेक हुआ, मेक हुआ. तो वहां पर हमको चार्ज, वहां पर चार्ज कहां से आ गया, चार्ज कैसे इन्वॉल्व हुआ. तो देखिए, उस फिनोमिना का नाम, नॉमेनक्लेचर क्या. मैंने ग्लास लिया, रब किया, उसके पास बहुत सारा चार्ज आ गया. प्लास्टिक लिया, उसको रब किया, उसके पास बहुत सारा चार्ज आ गया. इसको इलेक्ट्रोस्कोप से टच करके देखता हूं, इसको भी टच करके देखता हूं, दोनों के पास चार्ज है. अब इन दोनों को मैंने ऐसा लाया, टच नहीं किया, इतनी दूर था, तो देखा यहां से कुछ लाइट फ्लाई हुई. द लाइट हैज फ्लोन, और मुझे एक चमक दिखी, स्पार्क दिखा. ठीक, टच नहीं किया, हटा लिया मैंने. हटाने के बाद अब इसको इलेक्ट्रोस्कोप में लगाता हूं, नो चार्ज. इसको भी लगाया, नो चार्ज. तो मैंने क्या किया, जो मैंने किया उसका मैंने एक नाम रखा. पहले ये दोनों क्या थे, चार्ज. अब मैंने रखा और देखता हूं कि दोनों के चार्ज खत्म हो गए, तो इस प्रोसेस का नाम मैंने रख दिया डिस्चार्ज. क्या चीज है ये, डिस्चार्ज. और किसका डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज हुआ. तो तब से हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक फिनोमिना बना लिया. whenever a charged body loses its charge, we call it has become discharged. और डिस्चार्ज का फिनोमिना नेचर में हम कहां देखते हैं, दिस स्पार्क. सो स्पार्क इज बेसिकली ए डिस्चार्ज प्रोसेस. तो अभी तक जो हम बोल रहे थे, प्रोसेस, देयर इज वन प्रोसेस, दिस. व्हाट इज दिस प्रोसेस, चार्जिंग द बॉडी. देयर इज अनदर प्रोसेस, दिस. व्हाट इज दिस प्रोसेस, डिस्चार्जिंग द बॉडीज. समझ आ गया. डिस्चार्ज में जो हमारी एनर्जी है वो फ्लो होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, वी विल कम टू दैट लेटर डिटेल में, उसके कारण हमको एक चमक दिखती है. पर
मैं जो ओरिजिनल बात कर रहा था कि हमने चमक पैदा की, कैसी चमक पैदा की? अगर उस चमक को हम मैग्नीफाई कर दें तो वो वही चमक है जो हम बादलों में देखते हैं, स्काई में देखते हैं। तो ये क्या चीज थी? लैब में हमने स्टडी किया, दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होता है? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव द चार्जेस फ्लो टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे बिकम जीरो। चार्जेस ऐसे फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं तो डिस्चार्ज होता है। अब एक और फिनोमिना देखिए, इसको हमने खूब रब किया। ये एक फैन बनाया, इस फैन में ऐसे 1 2 3 4 5 6 देयर आर 1000 फिन्स इन दिस, एंड ये प्लास्टिक का है। ये सामने हमने प्लास्टिक के सामने हमने रख दिया वूल या फ्लैनल, बहुत दूर है, गैप है। अब अगर प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो इसके पास चार्ज आएगा। हमने इसको ऐसा रखा और पंखा चला दिया, ये ऐसा रब होते गए होते गए होते गए 1,00,000 बार रब कर लिया, बहुत चार्ज आ गया होगा। ठीक, अब ये जो प्लास्टिक है यहां पर हमने एक मेटल लगाया और उसकी ऐसी एक नोक बनाई। ठीक, यहां तक हो गया ये प्लास्टिक। इस प्लास्टिक में से ये एक ऐसा मेटल निकला हुआ है नोक का। अब मैंने आपको बोला इसको हाथ लगाओ, अब समझ रहे हैं क्या होगा? आपने हाथ लगाया तो ये शॉक लगेगा हमको। तो ये करके देखा तो हम इंट्रोड्यूस हुए किस चीज से? इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तब हमको पहली बार पता चला कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है और इसका रिलेशन किससे बन गया? इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब हमारी बॉडी से फ्लो होता है तो हमको शॉक लगता है, और हमको ना इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए ना हमको ये पार्टिकल चाहिए, हाथ लगाने से ही पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं। मैं आपको बोलूंगा देखो बेटा बिजली है कि नहीं, कैसे देखो, प्लग में हाथ डाल दो, राइट? तो आपको पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो हमने एक तरीका निकाला चार्ज बॉडीज को कैसे पता लगाना। अगर उसका चार्ज एक लिमिट से ज्यादा होगा तो हमको शॉक लगेगा। ठीक, अब बेंजामिन ने सोचा कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हाथ लगाएंगे तो शॉक लगेगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि बादल में भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे लैब में है। क्योंकि अभी तक वो रहस्य बना हुआ था कि क्लाउड्स की जो शाइनिंग होती है, व्हाट इज दैट? तो उसके लिए फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। दैट वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पतंग उड़ाई, क्योंकि बादल काफी नजदीक होते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते ऊपर पहुंची, बादलों के बीच तक पहुंच गई। नीचे उन्होंने पकड़ा, उनको शॉक नहीं लगा। शॉक नहीं लगा तो ही वाज शॉक्ड कि शॉक तो लगा नहीं मुझे, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, फिर उनको लगा कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर चार्जेस वहां से चलेंगे, धागे में से आएंगे, और धागा चार्ज को चलना अलाउ नहीं कर सकता। एंड ही वाज राइट, धागा चार्ज को चलना अलाउ नहीं करता। तब तक हमारी कंडक्टर नॉन कंडक्टर थ्योरी बन चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको ये आइडिया नहीं था। उन्होंने ये बोला कि शायद चार्ज इसमें आना पसंद नहीं करता पतंग में। तो उन्होंने क्या किया, पतंग के साथ एक चाबी लपेट दी मेटल की, कि मेटल अच्छा कंडक्टर होता है, चार्ज को पकड़ लेगा। लेकिन फिर भी उनके हाथ में चार्ज नहीं लगा। फिर उनको ध्यान आया कि बीच में तो धागा है इतना बड़ा। तो वो जब पतंग उड़ा रहे थे, बाई चांस बरसात शुरू हो गई। जैसे ही धागा गीला हुआ, उनको शॉक लगा। तो उनको समझ में आ गया, एंड दैट वाज a very big point in electricity, कि बादल के बीच जो चमक होती है वो बेसिकली क्या चीज है? वही इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो हम रब करके अपनी शर्ट में बना सकते हैं। The same thing is in the clouds, but the quantity is very large. तो ये उनको किससे पता लगा? काइट एक्सपेरिमेंट से, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। वहां पर उन्होंने एक कंडक्टर लगाया, चाबी की, मेटल की, उसके साथ में ये स्ट्रिंग लगी हुई थी। द स्ट्रिंग गॉट वेट, so it became a conductor. Then when he touched it,
ही गेट द शॉक, एंड दैट कंफर्म कि वो वाली इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक चार्ज. सो दिस वॉज ए वेरी peculiar point which has given this similarity. तो हमको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जब भी डिस्चार्ज होता है तो क्या दे सकता है, स्पार्क दे सकता है, इफ देयर आर सुटेबल कंडीशंस. हर कंडीशन में नहीं देगा. जैसे मैंने यहां ले जाके रोका, अगर मैं नहीं रोकूंगा, ऐसे टच कर दूंगा तो भी डिस्चार्ज हो जाएगी, पर वो स्पार्क दिखेगा नहीं. दैट वी विल कम टू नो कि वो स्पार्क कैसे बनता है. ठीक है, ओके. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, ए पार्ट ऑफ इट, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी टेक इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो यहां पर हम एक छोटी सी चीज नोट कर लेते हैं, एंड दैट इज when clouds rub each other, charges are generated and discharge create shining line. This is atmospheric electricity. Right? अच्छा. Now we come to a very important thing. अगला स्टेप. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि बॉडी चार्ज होती है, अनचार्ज होती है. ओके, अब इसके बाद और हमारी साइंस आगे बढ़ती चली गई कि बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ से आता है. तो हमने बॉडी के टुकड़े करने शुरू कर दिए. टुकड़े करते करते हम पहुंचे मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल पर हमने देखा जब तक हम रगड़ते नहीं हैं तब तक मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता. So we noted every material is having zero charge. It is neutral. Neutral means zero charge. ठीक है. उसके बाद हमने मॉलिक्यूल के भी टुकड़े किए, एटम्स बने. एटम को भी हमने देखा, एटम इज ऑल्सो न्यूट्रल, उसके पास भी चार्ज नहीं होता. उसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए कि क्या एटम से छोटे पार्टिकल होते हैं. वो एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़े हैं. हमने वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट किए. वहां जाकर हमने एक पार्टिकल निकाला, क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रॉन. और हमने देखा कि उस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है. अभी तक जितने पार्टिकल मिल रहे थे सब कैसे थे, न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल मिला जो न्यूट्रल नहीं था, विच वॉज हैविंग चार्ज. और उसकी स्पेशलिटी क्या थी, वो जहां जाके बैठ जाता था, यहां ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन आया और इसमें बैठ गया, अब इस बॉडी के पास चार्ज हो गया. इलेक्ट्रॉन निकल गया, नो चार्ज. तो हम सबको समझ आया कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है. When there is a give and take of electron, then the body become charged. तो सारी थ्योरीज को अभी तक, the whatever phenomena we have studied, हर एक चीज में हमने उसको फिट करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन को. जैसे हमने ये सोचा कि जब हम प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो उसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों आता है. तो हमने ये सोचा कि जब हम उसको वूल पर रगड़ेंगे तो वूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले आएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए. इसी तरह से जब हम ग्लास को वूल पर रगड़ते हैं तो वूल ग्लास में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए. तो हमने उसकी एक थ्योरी बनाई. दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है. सो दैट वी विल स्टार्ट विथ, that is fundamental thing, electron theory of
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, एटम का स्ट्रक्चर अब तक हमको पता चल चुका था। एटम के स्ट्रक्चर में क्या था? देयर इज वन न्यूक्लियस एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट। सो न्यूक्लियस का चार्ज हमने क्या माना? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Electrons negatively charged. दोनों एक एटम में जितने न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नेट चार्ज क्या होगा? 0। ओके। थर्ड थिंग, व्हेनेवर देयर इज ए फ्रिक्शन, रब करने में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ओके, फ्रिक्शन का एक्शन किस तरह से होगा? देखिए, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, बीच में गैप होता है, बहुत दूर दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी बहुत दूर दूर होते हैं। रब करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर ऐसे रखा, जब भी रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा जरूरी नहीं है, दोनों रिपेल करते हैं। ये जब भी हम रखेंगे ऐसे फंस जाएगा, फंस गया। फंसने के बाद में हमने रब किया, रब के लिए ऊपर खींचेंगे या साइड खींचेंगे? साइड। तो जैसे ही हम ये साइड खींचते ये लॉक हो गया, दिख रहा है ये, और हमने तो ज्यादा जोर लगाया तो ये क्या करता है? इसको तोड़ देता है, तोड़ के इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है। अगर इसकी ताकत ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इसको तोड़ के रख लेगा, क्योंकि फंस तो गए हैं दोनों। ऐसा हमने रखा, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फंसा, फिर हमने रब किया तो या तो इसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा या इसका टूटेगा। तो रबिंग का इफेक्ट क्या होता है? एक के पास इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। अभी तक ये दोनों कैसे थे? इक्वल। अब एक बॉडी के पास 10 प्लस हैं और 10 माइनस हैं। जब हमने इसको रब किया, दूसरे के साथ यहां फंसा के रब किया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। मान लो इसके पास 8 और 8 माइनस हैं। जैसे ही रब किया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नाउ व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस? सो हमने रब करके इसको अलग कर लिया, तो ये जो अब A है, इस A के पास टोटल चार्ज पॉजिटिव 10 है, टोटल चार्ज निगेटिव 9 है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? +1। +1 नेट चार्ज। इसके पास नेट चार्ज कितना है? -1 नेट चार्ज। So this body has become negatively charged, this has become positive charge. This is what happens when we rub it. Okay. तो पहला, क्या एटम के पास, न्यूट्रल एटम के पास 0 चार्ज होता है? आंसर नो। न्यूट्रल एटम मीन्स उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव, इक्वल चार्ज होते, 0 चार्ज नहीं। दिस यू विल रिमेंबर। तो फिर उसको न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द नेट चार्ज इज 0। तो ये थोड़ा वर्ड्स को समझ लीजिए। नेट चार्ज ही बॉडी को चार्ज कहलाता है। नेट चार्ज इज द चार्ज ऑन द बॉडी, नॉट द टोटल चार्ज। ठीक है, समझ में आया? जैसे ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन हैज गॉट 8 पॉजिटिव चार्जेस एंड 8 नेगेटिव चार्जेस, 16 चार्ज उसके पास होते हैं, लेकिन नेट चार्ज कितना होता है? 0, बिकॉज 8 आर पॉजिटिव एंड 8 आर नेगेटिव, राइट? सो ये नेट चार्ज, ये इसका पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट, whenever there is a rubbing action, during rubbing electrons are exchanged or there is a transfer of electrons. अगर ये ऐसे एक्सचेंज होंगे तो एक पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? नेगेटिव. दिस एक्सप्लेन्स ये याद रहेगा आपको कि जब भी रब करेंगे एक में क्या होता है? पॉजिटिव और एक में नेगेटिव. ये देखिए जितना छोटा छोटा चीज़ों का ये नॉलेज आप ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये छोटा सा नॉलेज है, मेरे को बोर्ड में काम आएगा, हाफ ईयरली में काम आएगा. ऐसा नहीं है, ये आपको IIT में भी काम आएगा. वो यही ढूंढते हैं कि आपने इतनी बारीक चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं. ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट हुई है तो जरूर कहीं ना कहीं पे नेगेटिवली चार्ज भी बनी होगी. और वो दोनों चार्जेस कैसे होंगे? इक्वल. आपको एक क्वांटिटी मिलती है उससे, ठीक है. उसके बाद अब हम इसका फंडामेंटल रूल लिखते हैं. द बॉडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स the body which gets the excess electron become negative, the body which lose the electron become positive. ये हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज, कोई भी चीज को अगर पॉजिटिवली चार्ज होना है एक पार्टिकल को, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन. वी हैव प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन. ओके, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो प्रोटॉन को इसे दे दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब पॉजिटिव हो जाएगा. देयर आर टू वेज, गिविंग द प्रोटॉन और टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन. बट इन नेचर वी सी गिविंग द प्रोटॉन नेवर हैपन्स. इट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉर इट इज डन. व्हाई? द रीजन इज whenever there is a exchange, some energy has to be spent. कुछ भी काम करेंगे एनर्जी तो लगेगी. इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी होता है, 1837 टाइम्स, इतना भारी होता है. सो व्हेन इट कम्स टू द नेचर कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करें या एक प्रोटॉन को यहां ट्रांसफर करें, विच इज ए लाइटर वर्क. इलेक्ट्रॉन को निकालना या प्रोटॉन को इसमें भेजना?
Yes, because that is lighter. So whenever there is need for transport of a charge, then what will move? Electron. What will move? Electron. तो next point note करिए. Whenever there is a need to move the charge, electron will always move. $1837 times lighter. $1840 याद रख सकते हैं हम. इतना इनके दोनों में मास में डिफरेंस होता है. तो किसका मूव करना आसान है? ओके, सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन. A body gets negatively charged. How? It has got certain electrons. A body has become positively charged. How? Some electrons have left it. A body gets charged, whether minus or plus. Which particle has to move? Electron. Negative चलना है तो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव बनना है तो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा. तो अगर एक बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है तो चलना किसको पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को ही चलना पड़ेगा. प्रोटॉन कभी नहीं चलता, नेवर. ये याद रखिए. सो विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? ओके, फिर से. गिविंग चार्ज टू ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? गिविंग चार्ज टू ए बॉडी. ओके, नाउ गिविंग चार्ज टू ए बॉडी, which particle has to move? Electron has to move. So which particle is responsible for electrification? Electron. So you can write down electron, and only electron is responsible for electrification. क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चलना किसको पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को ही चलना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट इज वेरी स्मॉल. जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, चलकर जाएगा, उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको नेगेटिव कर दो, लेकिन कोई चीज इसमें आए मत. तो आंसर है नॉट पॉसिबल. इफ वी वांट टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज, वी हैव टू ब्रिंग ए इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल. तो प्रिंसिपल क्या बना? द चार्ज कैन नॉट बी कैरिड विदाउट ए पार्टिकल. चार्ज कैन नॉट बी कैरिड विदाउट ए पार्टिकल. अगर हम ये चाहें कि सन से अर्थ तक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, तो किसको आना पड़ेगा? एक पार्टिकल को आना पड़ेगा जो इसके पास क्या होगा? चार्ज. बिना पार्टिकल के आए चार्ज नहीं आ सकता. बट देयर इज ए वैक्यूम इन बिटवीन. तो क्या हुआ? तो आंसर है इफ देयर इज ए वैक्यूम, देयर इज नो पार्टिकल, चार्ज कैन नॉट कम. इसलिए सन से अर्थ तक चार्ज नहीं आ सकता. समझ में आया? Wherever there is a vacuum, charge cannot travel because charge has to be carried by material. अगर हम चाहें इलेक्ट्रॉन में से उसका मास वाला पार्ट अलग कर दें और चार्ज वाला पार्ट अलग कर दें, not possible. So electron has got two compulsory properties. It has got mass, it has got charge. ये एक बेसिक पार्टिकल माना जाता है. राइट? सो नोट कर लीजिए दिस प्रिंसिपल. द चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मैटर और पार्टिकल.
charge is always carried on particle. Therefore, in vacuum, charge cannot move. In vacuum, charge cannot move. There has to be particle. ठीक है. अब इसके साथ मुझे आप एक छोटी सी चीज बता सकते हैं, एंड दैट इज चार्ज एंड मास रिलेशन. ये एक बॉडी है, इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया. इसके मास का क्या होगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंज? अगर इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज हैज टू बी कैरिड बाय मटेरियल. मतलब कुछ पार्टिकल का लेन देन हुआ है, और अगर पार्टिकल का लेन देन हुआ है देन देयर हैज टू बी चेंज इन द मास. अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? ये नेगेटिव कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज लेके आएगा तो और क्या लेके आएगा? मास लेकर आएगा. तो इसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज. सो न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव बनाएंगे, द मास विल इंक्रीज. न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव बनाइए. कैसे बनती है पॉजिटिव? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं. जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास भी ले जाएगा बाहर, तो मास कैसा हो जाएगा? डिक्रीज. सो वी विल राइट इट, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बिकम हैवियर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिकम लाइटर. इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे. अब थोड़ा सा नंबर्स के बारे में. सबसे छोटा पार्टिकल जिसके पास चार्ज होता है कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन. उससे छोटा पार्टिकल हमको नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला. जब मिलेगा तब देखेंगे. सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज. इट इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज. नोट कर लीजिए. The charge on electron is known as elementary charge. It is denoted by, the quantity of charge is denoted by small e. Later we will fix the unit of charge. That unit will be coulomb. एक कूलम चार्ज कितने चार्ज होते हैं वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. लैब में हम उसे बनाएंगे कि एक कूलम चार्ज किसको कहना है. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से हम नोट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. हैव यू रेड अबाउट इट? हाउ मच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 to the power -31. What we are more concerned is electric charge, because we are studying about electric charge. Why it is called elementary? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. Why the charge on electron is called elementary charge? Because there is no other particle in the nature which has got less charge on it. Whenever one electron transfer, this much charge is transferred. Therefore it is known as elementary charge. Right? ऐसा भी पूछा जाता है, what is elementary charge? और दूसरे तरीके से what is the charge carried by electron is known as elementary charge, and this is the quantity. So these are the properties of electron, and this is all about electron theory. ठीक है. There are many other properties of electric charge and quantities related to that. So there will be one more class
for electric charge, then it will be over. After that we will start Coulomb's law. So today we have done electric charge part 1, right? Electric charge part 2 we'll do in the next.